जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत खिलजी वंश देखने वाले हैं, जो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच शासन किया खिलजी वंशों ने। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं जो खिलजी वंश से आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में जो भी बाजार प्रणाली हुआ था लागू, और घोड़ा को दागने और हुलिया बदलने की जो प्रथा थी, भूमि से संबंधित जितने भी माप तौल थे, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही मस्त चैप्टर है और इसमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो 1290 से लेके 1320 यानी कुल खिलजी वंशों ने 30 साल तक शासन किया था। इसमें एक नंबर पे आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का स्थापना करता है और इसने अपना राजधानी किलो खरी को बनाता है। इसके बाद ये अपनी लड़की का शादी, जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा भी था, तो उससे शादी कराता है और उसके बाद फिर फिरोज खिलजी का हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। इस तरह वो शासन संभालता है और आगे की कहानी और देखते हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसने किलो खरी को अपना राजधानी बनाया। तो फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश का स्थापना करता है और राजधानी किलो खरी को बनाता है। नाम क्या है? किलो खरी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है अपने चाचा का, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज अभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। बलबन द्वारा निर्मित एक महल था, लाल महल, उसी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। जो बगदाद के खलीफा होते थे उनसे सुल्तान होने की पदवी ली। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात में उसने मलिक काफूर को खरीदा, जो इसका प्रमुख सेनापति बना। तो मलिक काफूर जो था वो एक हिजड़ा था, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहीं से मलिक काफूर को खरीद कर लाया था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ्स था, तो अली गुरसाफ्स के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को भी दोनों नामों से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में किसी ने सेना को नगद वेतन नहीं दिया और न ही सेना को अस्थाई बनाया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया कि सैनिकों को नगद वेतन दिया और सेना को अस्थाई भी किया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी और सबसे बड़ी संख्या में सेना जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की और 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित किया। 1301 ईस्वी में अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया है। तो जौहर प्रथा जो है, इसी के समय में अमीर खुसरो एक कवि था जो दिल्ली सल्तनत में रहा है, क्योंकि ये बलबन में भी देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। तो ये अमीर खुसरो जौहर प्रथा का
वर्णन किया है यहाँ पर। आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। इससे पहले किसी ने दिल्ली सल्तनत में भूमि का मापक करके उसको नहीं दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को पहले पैमाना करवाया, पैमाइश करवाया और उसके बाद उसको दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। पहले ये कम था, लेकिन अब जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो इसने भू राजस्व की दर जो था उसको बढ़ा करके 1/2 यानी 50% कर दिया, आधा कर दिया उसको। इसने खम्स, जो लूटा हुआ धन होता था, जो सैनिक लूटते थे, तो वो जो धन हुआ करता था, लूट का जो धन हुआ करता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। पहले जो सुल्तान होते थे, जो लूटा हुआ धन होता था, उसमें से सुल्तान को पहले जाता था 1/4 भाग, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो इसने लूट के धन में अपना भाग 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। तो ये क्या किया कि व्यापारियों में जब बेईमानी चल रही थी तो उसको रोकने के लिए ये आदेश दे दिया कि जो भी व्यापारी बेईमानी करेगा उसके शरीर में से मांस काट लिया जाएगा, ताकि बेईमानी को रोका जा सके। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। जो मूल्य होता है वस्तु का, उसको दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजता है अलाउद्दीन खिलजी, और वहाँ से देखिए और भी आगे मिलेंगे इंटरेस्टिंग। जैसे जमायत खाना मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंबा का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो मलिक काफूर को दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए भेजता है, तो वहाँ से मलिक काफूर इसको कोहिनूर हीरा ला करके देता है। आगे पढ़ने को मिलेगा, देखेंगे आगे। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो अलाई दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार के पास में है, तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। जो देवी अधिकार है उस सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। और सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन ने विभूषित किया। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सिकंदर एसानी की उपाधि से, द्वितीय सिकंदर की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। जो परवाना नवीस नामक अधिकारी हुआ करता था उसका काम था कि जो वस्तु है उसका परमिट जारी करना। तो ये परमिट जारी करने वाला अधिकारी था जिसका नाम था परवाना नवीस। सहना ए मंडी जो था, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। यहाँ पर जो खाने वाले चीज है वहाँ पर बिक्री होती थी, खरीद बिक्री होती थी सहना ए मंडी में। सराय ए अदल, जो सराय ए अदल शब्द है, यह वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। तो खाने पीने की जो चीज होती थी वो आता था सहनाए मंडी में, और जो वस्त्र होते थे, कपड़ा, जड़ी बूटी, दीपक, तेल, ये सब आते थे सराय ए अदल में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसको अगर सही ढंग से
जानकारी लेनी है तो उसके लिए तारीख फिरोज शाही जो है, जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, उसमें बहुत ही विस्तृत ढंग से समझाया गया है तारीख फिरोज शाही में। नेक्स्ट, खजाइनुल फतूह जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, ये बुक है। और रिहला जो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, एवं फुतूह सलातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर जो नापतोल का अधिकारी होता था, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी जो कि मूल्य नियंत्रण को सफल बना सके। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर के उसे खालसा भूमि में बदल दिया। जो राजस्व सुधार कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो जो भी भूमि दिए गए थे, जो इनाम में दिए गए थे, दान में दिए गए थे, या और भी किसी तौर पे दिया गया था, तो उन सभी भूमि को लेकर के, जमीन को लेकर के, ये सभी जमीन को खालसा भूमि में बदल दिया। और खालसा भूमि जो होता था वो राजा के अंतर्गत होता था, तो उन सबको ला करके खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर, अलाउद्दीन जो था वो अपने तरफ से 2 नया कर लगाया था, जिसमें से पहला था चराई कर। चराई कर लगाया जाता था दुधारू पशुओं पर, जो दूध देने वाले पशु होते थे उसके ऊपर चराई कर लगाया जाता था। और गढ़ी कर, गढ़ी कर जो है वो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता, जिनके घर होते थे और झोपड़ी हुआ करती थी उस पर घड़ी कर लगाया जाता था। और चराई कर लगाया जाता था जो पशु दूध देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। तो मंगोल के आक्रमण तो शुरू से ही हो रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल 6 बार मंगोलों का आक्रमण होता है, जो 1297 से लेकर 1306 ईस्वी के बीच होता है। जिसमें पहला मंगोल आक्रमण जो होता है वो 1297 ईस्वी में होता है, जिसका नेतृत्व कादर खान के नेतृत्व में होता है। दूसरा आक्रमण मंगोल आक्रमण होता है 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में होता है। और चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में होता है। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं तारतार के नेतृत्व में होता है। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में जो कबक एवं इकबालमंद के नेतृत्व में होता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है वो 5 फरवरी 1316 ईस्वी को होती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अब ये थोड़ा दूसरे टाइप के शासक था, जो इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया, जबकि जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए वो सारे खलीफा से अपने पद को घोषित करवाते थे। और ये मुबारक खिलजी जो है वो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया, अपने आप को ही। इसने नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। ये नंगी स्त्री और पुरुषों की जो संगत होती है उसे पसंद करता था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि मुबारक खिलजी जो है वो स्त्री के जो वस्त्र होते हैं वो भी पहनकर राज दरबार में घूमने लगता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। बर्नी जो है, जो जियाउद्दीन बर्नी है, कवि है जियाउद्दीन बर्नी,
तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कभी कभी ऐसा होता था कि मुबारक खिलजी दरबारियों के बीच में नंगे होकर दौड़ता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की और ये मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और मुबारक के वजीर खुसरो खान ने, जो मुबारक खिलजी था उसका जो वजीर था खुसरो खां, तो खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो मुबारक खिलजी की हत्या वजीर खुसरो ने कर दिया। ये वजीर था खुसरो खां, और मुबारक खिलजी की हत्या करके और स्वयं दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति के उपाधि धारण की और खुसरो खां जो था वो अपने आप को बोला कि मैं जो हूँ वो पैगंबर के सेनापति हूँ। उस उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर पराजित कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। मलिक काफूर जो था 1000 दिनारी, ये वारंगल के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव उसको हरा करके और कोहिनूर हीरा वहां से लाया था। सहना ए मंडी, अब यहाँ कुछ शब्दावली हैं जो हम लोग बीच में भी देखे थे और इसमें कुछ और भी अलग चीज है। तो सहना ए मंडी वो जगह थी जहां प्रत्येक बाजार का अधीक्षक होते थे और बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और दीवान ए रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवान ए रियासत मुहियान जो था वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। मुहियान